हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हुरिया इस वक्त दुल्हन बनी बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। ये जबरदस्ती की शादी उसे किसी तौर पर हजम ना हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था ये सारा सिंगार नोच कर उतार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा करती तो शायद उसकी जिंदगी मजीद जहन्नुम हो जाती। हुरिया को एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था और वो यहां से भाग जाना चाहती थी। इस कमरे को देखते उसे बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन वो क्या करती। जिंदगी ने उसे इस कमरे में पहुंचा दिया था और इस कमरे की मकीन की बीवी बना दी गई थी। वो नहीं जानती थी कि आगे जिंदगी किस तरह गुजरेगी, वो क्या करेगी, वो कितना अरसा इस शादी को निभा पाएगी। लेकिन उस वक्त उसकी नजरों के सामने बहुत कुछ घूम रहा था। तभी दरवाजा खोलकर उसका शौहर बालाज अंदर आया। हुरिया ने एक नजर उसे देखा और फिर दोबारा से अपनी नजरें नीची कर ली, शर्मो हया से नहीं बल्कि गुस्से और बेबसी से। अगले ही लम्हे बालाज तेज तेज कदम उठाता हुआ हुरिया के मुकाबले आकर बैठा और कहने लगा, बस अब बहुत हो गया, खत्म करो ये ड्रामा, ये आंसू बहाना बंद करो। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी बनकर रहो। तुम ये तो जानती हो कि एक बीवी के क्या हकूक होते हैं। वैसे भी आज हमारी सुहागरात है, मुझे ये आंसू नहीं चाहिए। बालाज ने जोर से हाथ मारकर उसके आंसू साफ करने की कोशिश की तो हुरिया घबरा गई। वो एकदम पीछे हटी तो बालाज ने गहरी नजरों से उसके पुरसोज हुस्न को देखा और देखता ही रह गया। हुरिया की आंखों में आंसू तैर रहे थे। बालाज ने बमुश्किल उन आंसुओं से अपनी नजर चुराई और फिर ये कहते हुए उसने हुरिया को अपने ऊपर गिरा लिया कि अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे हकूक के बारे में अच्छी तरह जानती होगी। लिहाजा आप ये रोना धोना बंद करो और खुद को जहनी तौर पर तैयार करो, हक़े ज़ौजियत अदा करो। हुरिया ये सुनकर कांप उठी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं बालाज, वो जो भाई कहने वाली थी, बालाज ने एकदम से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। भाई नहीं, अब मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा मजाजी खुदा हूं। अपने रिश्ते का कुछ तो ख्याल करो। बालाज के लहजे में वारिफ्तगी सिमट आई थी। उसकी आवाज़ जज्बों से बोझल हो रही थी। हुरिया ने घबरा कर नजरें झुका ली। तभी बालाज ने एक शोख जसारत कर दी। हुरिया कुसमुसा कर रह गई। वो यहाँ से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बालाज ने अपनी मोहब्बत हुरिया पर निछावर करनी शुरू कर दी। हुरिया पहले तो मज़ाहमत करती रही, लेकिन बालाज की शिद्दतों और उसकी वारफ्तगियों के आगे हुरिया की वो मज़ाहमत दम तोड़ गई और फिर उसने अपने आप को बालाज के हवाले कर दिया। उसने अपने आप को बालाज की मोहब्बत के सुपुर्द कर दिया। वो रात उन दोनों की मोहब्बत की गवाह बन गई थी और हुरिया, जो उस रात से पहले बहुत ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ में थी, अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका दिल अभी भी खौफज़दा था और आने वाले वक्त का तसव्वुर उसे परेशान कर रहा था। हुरिया का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसके 2 भाई थे जो छोटे थे और अभी पढ़ रहे थे। हुरिया के वालिद के अचानक इंतकाल ने उसकी वालदा को हालात की भट्टी में तपने के लिए धकेल दिया। चूँकि हुरिया की वालदा गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी, इसी वजह से उन्हें कोई माली मुश्किल ना हुई, लेकिन घर के सरबराह का यूँ अचानक ज़िंदगी से चले जाना उन्हें बहुत कुछ बावर करा गया। हुरिया एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की थी। वो दिलकश चेहरे वाली खूबसूरत नकूश की हामिल लड़की थी जो दूर से ही मुकाबिल को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती थी। उसका हुस्न ऐसा था जो बहुत कम किसी के नसीब में होता है। हुरिया को अल्लाह ताला ने हुस्न की दौलत से माला माल करके भेजा था। हुरिया में अपने बाप और माँ दोनों के नकूश की आमेजिश थी। यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा जाज़िबे नज़र थी। हुरिया ज़हीन थी, इसी वजह से जब उसने मैट्रिक में बोर्ड में पोजीशन ली तो उसने कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला ले लिया और वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने लगी, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। उसके वालिद के अचानक इंतकाल ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। अपने वालिद के इंतकाल के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार रहने लगी।
ذہنی طور پر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے والد کے بہت قریب تھی اور ان کے جانے نے حوریہ کے اندر سے جیسے زندگی نچوڑ لی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے جب وہ زندگی کی طرف واپس لوٹی تو اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حوریہ نے وہ سال ضائع کر دیا، جبکہ اس کی ماں اسے سمجھانے لگی کہ حوریہ بیٹا، تجھے پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنا من پڑھائی میں لگاؤ، تم بہت ذہین ہو اور اپنی پڑھائی کے بل بوتے پر تو بہت آگے تک جا سکتی ہو۔ میری بات مان لو اور یہ سب کچھ بھلا دو۔ تیرے والد کو اللہ نے اتنی ہی زندگی دی تھی، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بس ان کے لیے صبر سے کام لو۔ حوریہ کی والدہ نے جب اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی، اماں، میں بھلا بابا کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ان کی بیٹی کس طرح ان کے بغیر زندگی گزارے گی۔ یہ سن کر حوریہ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، میں بھی تو ان کے بغیر زندگی گزار رہی ہوں، یہی نظام فطرت ہے، یہی قدرت کا قانون ہے، تمہیں اس بات کو اب قبول کرنا ہوگا۔ اپنے والد کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے طلب کرو، یقیناً تمہیں سکون ملے گا۔ حوریہ کی والدہ کے سمجھانے کا اثر تھا یا پھر واقعی حوریہ نے صبر سے کام لیا؟ وہ اب زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی اور پھر اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن ذہنی طور پر وہ بھی ڈسٹرب تھی۔ ایسے میں اس کے کالج میں اس کے سینئر زارون نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو اپنا دل ہار گیا۔ ایک دن حوریہ کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر زارون اس کے پاس چلا گیا۔ مس حوریہ، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ زارون نے جب ادب کے ساتھ حوریہ کو مخاطب کرتے بیٹھنے کی اجازت چاہی تو حوریہ نے گہری نظروں سے زارون کو دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ زارون وہ شخص تھا جو یونیورسٹی میں بہت مقبول تھا، کیونکہ اس کی وجاہت اور اس کی دولت دونوں ہی بہت زیادہ تھے، اور لڑکیوں میں اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ مقبول تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حوریہ نے بھی اس کے بارے میں سن رکھا تھا۔ یوں تو زارون اس سے 2 سال سینئر تھا، اس لیے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن آج جب زارون اسپیشل حوریہ سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تو اسے کچھ عجیب تو لگا، لیکن اس نے یہی بہتر سمجھا کہ زارون کی بات سن لی جائے۔ تبھی وہ بیٹھتے ہوئے بولا، تم ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، لگتا ہے ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی بات سن کر حوریہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا اور اب بھی کروں گی، بس وہ تو بابا کی ڈیتھ کی وجہ سے میرا 1 سال ضائع ہو گیا، ورنہ اب تک تو میں یہ سب کچھ کلیئر کر چکی ہوتی۔ حوریہ نے اداسی سے جب یہ کہا تو زارون ایک دم آئی ایم سوری کہہ کر افسوس کا اظہار کر گیا۔ حوریہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ تبھی زارون کہنے لگا، مس حوریہ، میں نہیں جانتا کہ مجھے تم سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں زیادہ دیر تک اس بات کو اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں بہت صاف گو اور منہ پھٹ شخص ہوں۔ میرے دل میں جو آتا ہے میں فوراً کہہ دیتا ہوں۔ زارون کے اس طرح کہنے پر حوریہ نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پوچھنے لگی، آخر ایسا کیا ہے جو تم کہنا چاہتے ہو، جس کے لیے تمہیں اتنی لمبی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے؟ جہاں تک میں زارون کو جانتی ہوں وہ تو سب کچھ فوراً کہہ دے اور کوئی لحاظ نہ رکھے۔ حوریہ نے شرارتاً جب زارون سے کہا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، ارے یہ تو لڑکیوں نے مجھے ایسا بنا دیا ہے، ورنہ میں بہت سادہ طبیعت کا مالک ہوں۔ زارون نے جب یہ کہا تو حوریہ جواباً بولی، ہو سکتا ہے لڑکیوں کو تم ایسے ہی لگتے ہو، لیکن خیر، تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ حوریہ نے واپس موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا تو زارون ایک دم سیدھا ہو بیٹھا اور کہنے لگا، حوریہ، میں تم سے جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے بہت غور سے سننا اور سمجھ لینا کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ زارون کے کہنے پر حوریہ کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ وہ لڑکی تھی اور زارون کی بات اور اس کی نظروں کے مفہوم کو پہچاننے لگی تھی، تو اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ زارون کہنے لگا، حوریہ، دراصل میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، بہت دنوں سے تمہیں ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں اور ہر بار تم مجھے نئے انداز سے متاثر کرتی ہو۔ تم ذہین ہو، خوبصورت ہو، اور مجھے سب سے زیادہ لڑکیوں میں یہی چیز اپیل کرتی ہے۔
मैं ज़हानत और खूबसूरती का कायल हूँ और तुम में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं तुम्हें अपना शरीके सफ़र बनाना चाहता हूँ। क्या तुम ये बात कबूल करती हो? ज़ारून ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी पसंदीदगी को जाहिर करते हुए जब हुरिया से उसका जवाब तलब किया तो हुरिया एकदम से हैरान रह गई और फिर कहने लगी, ज़ारून, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आती हूँ। यहाँ पर कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पिछले 15 मिनट से यहाँ बैठे हो और अभी पूरे डिपार्टमेंट में ये बात मशहूर हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी इस बात को रहने दो। अभी मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। हुरिया ने बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ जब ज़ारून को जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। तुमने मुझे इनकार नहीं किया। तुम अपनी बदनामी से डरती हो। मैं समझ गया। मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर रिश्ता लेने के लिए भेजूंगा। ये कहकर ज़ारून यकदम वहां से उठकर तेजी से कदम उठाता वहां से चला गया, जबकि हुरिया काफ़ी दूर तक ज़ारून की पुश्त को देखती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ारून उसकी बातों का ये मतलब निकालेगा। अगर हुरिया उस वक्त सोचती तो यकीनन ज़ारून एक बेहतरीन शख्स था जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती थी। लेकिन वही बात यूनिवर्सिटी में अगर किसी को भी इस बात की भनक पड़ जाती तो हुरिया के लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसका जीना मुहाल कर देती। इसलिए हुरिया ने खामोशी इख्तियार कर ली और जैसे ही उसका पहला साल मुकम्मल हुआ, दूसरे साल में ज़ारून के घर वाले रिश्ता लेकर चले आए। ज़ारून का बड़ा भाई और उसकी वालदा बड़े मान और चाव के साथ हुरिया का रिश्ता लेकर आए। वो भी एक आम सा दिन था जब हुरिया घर पर ही मौजूद थी, क्योंकि आज छुट्टी थी। इसी वजह से हुरिया और उसकी माँ ने तफसीली सफाई का सोचा था और सुबह से ही वो काम करने वाली नाजिया को अपने साथ लगाकर सफाई करने में मसरूफ़ थी। हुरिया का तो सारा दिन घर साफ करके बुरा हाल हो चुका था। बहुत सारे ऐसे काम जिन्हें वो पहले नज़रअंदाज कर देती थी, आज वो भी करने पड़ रहे थे। इसी दौरान गेट पर बेल हुई तो हुरिया बड़े मगन से अंदाज में गेट की तरफ चली आई। एहतियातन पूछा, कौन है? दरवाजे के पार से आवाज़ आई, हमें मिसेस शकील से मिलना है। आवाज़ अनजानी सी थी, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने हुरिया की वालदा का हवाला दिया था, इसी वजह से हुरिया ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही एक बहुत बावकार सी खातून सिल्क के प्रिंटेड सूट में मलबूस थी। कानों में डायमंड के टॉप्स और हाथ में 2-3 अंगूठियां पहन रखी थीं। उनके चेहरे पर हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक काफ़ी अच्छी मालूम हो रही थी। हुरिया बेसाख्ता उनसे मुतासिर हो गई। उनके साथ खड़े नौजवान ने भी शाइस्तगी से हुरिया को सलाम किया। तभी वो औरत कहने लगी, मैं मिसेस शकील से मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम मिसेस अस्मा जुनैद है। तुम यकीनन हुरिया हो? उस खातून ने उंगली उठाकर हुरिया की तरफ करते पूछा तो बेसाख्ता हुरिया ने हाँ में सर हिला दिया। उसने नाफहमी से उनकी तरफ देखा तो वो उन्हें भी नहीं पहचान पाई थी। इतने में हुरिया की वालदा पीछे से चली आई, क्योंकि हुरिया को काफ़ी देर गेट पे ही लग गई थी। अरे हुरिया, कौन है और तुम अभी तक गेट पर खड़ी हो? उसकी वालदा ये कहते जब आगे बढ़ी तो सामने खड़ी खातून को देखकर बेख्तियार ठुटक गई। तभी मिसेस जुनैद आगे हुई और कहने लगी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। हुरिया की वालदा ने खुश अखलाकी से उन्हें मुखातिब किया और कहने लगी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे ख्याल से बैठकर बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। हुरिया की वालदा कहने लगी, ठीक है, आप अंदर आइए। वो उन्हें साथ लेकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि हुरिया किचन की तरफ भागी। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे ये मेहमान उसी के सिलसिले में आए हैं, क्योंकि वो लड़का बड़े इश्तियाक भरी नज़रों से हुरिया को देख रहा था और हुरिया को उसकी नज़रें अच्छी मालूम नहीं हो रही थी। हुरिया ने चाय का पानी चढ़ा दिया और फ्रीज़र से कबाब निकाल कर तलने लगी। इतने में उसकी वालदा चली आई और कहने लगी, हुरिया, चाय का अच्छा सा एहतमाम कर लेना। ये खातून तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हैं। यूं तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही हैं और घराना भी अच्छा लगता है। लड़का तुम्हारा सीनियर था। ज़ारून नाम बता रही हैं। हुरिया की वालदा ने जल्दी जल्दी ज़रूरी तफसील हुरिया को दी और फिर वापस ड्राइंग रूम में चली गई।
जबकि ज़ारून के नाम पर होरिया का दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा और वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसे अंदाज़ा था कि ज़ारून उसकी मोहब्बत में बहुत संजीदा है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह होरिया को अपने नाम करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। ये मुलाकात काफ़ी खुशगवार रही थी और होरिया की वालदा ने रस्मी तौर पर मिसेस जुनैद से सोचने का वक्त मांगा था और फिर अगले ही हफ्ते उन्होंने होरिया की बात तय कर दी, क्योंकि ज़ारून उन्हें हर लिहाज से पसंद आया था और होरिया के लिए मुनासिब लगा था। सादा सी तकरीब में दोनों की मंगनी हो गई और मंगनी की तकरीब के दौरान जब ज़ारून ने झुककर होरिया के कान में सरगोशी की, होरिया मेरे दिल में तुम्हारा स्वागत है, तो होरिया ने बेसाख्ता शर्मा कर सर झुका लिया। कैमरे की आंख ने वो मंजर हमेशा के लिए कैद कर लिया। मंगनी के बाद जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि एक तो होरिया की वालदा अपने फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती थी और दूसरा ज़ारून भी शादी में जल्दी चाहता था। और फिर ये वक्त पलक झपकते में ही गुजर गया। होरिया लाल जोड़े में रुखसत होकर ज़ारून के संग जब उसके घर में आई तो ज़ारून के दिल के साथ साथ उसकी दुनिया में भी रोशनी उतर आई। उस रात वो बहुत खुश था। उसने होरिया को डायमंड की रिंग पहनाते जब अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसके साथ अपनी वारफ्तगियों के बारे में बताया तो होरिया शर्माते हुए उसकी मोहब्बतों के किस्से सुनने लगी। उसे अपना आप बेहद खुशकिस्मत मालूम हो रहा था जब ज़ारून ने उसे कहा, होरिया तुम जानती हो कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मेरा दिल एक अनोखी तर्ज पर धड़का था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज ही जिंदा हुआ हूँ। उसी लम्हे तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में उतरती चली गई थी और मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत शख्स समझ रहा था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत के इजहार में देर नहीं लगाई और आज तुम्हें अपना बना लिया। आज मुझ जैसा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई ना होगा। ज़ारून ने होरिया से मोहब्बत का इजहार करते बेसाख्ता उसका हाथ थामा तो होरिया शर्मा कर सर झुका गई और ज़ारून की शिद्दतों को सहने लगी। उस वक्त होरिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मोहब्बतों भरा ये साथ बहुत मुख्तसर होगा। ज़ारून जिस तरह उसकी ज़िंदगी में रोशनियाँ लेकर आया था वो वक्त जल्द गुजर जाएगा और होरिया दोबारा से तपते हुए सहरा में भटकने लगेगी। शादी के बाद ज़ारून उसे जब हनीमून पर लेकर गया तो दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और एक एक लम्हा एक दूसरे के साथ गुजारने का वादा किया था। शादी के शुरू के 6 महीने पलक झपकते में गुजर गए और ज़ारून की मोहब्बतों ने उसे और ज़्यादा निखार दिया था। होरिया पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। जो कोई भी उसे देखता तो यही कहता, तुम तो पहले से भी निखर गई हो, ज़ारून ने जैसे तुम पर जादू करके रख दिया है। और होरिया ये सब सुनकर खुश हो जाती, मुस्कुरा देती। उसकी वालदा होरिया की ज़िंदगी की खुशियों को देखते उसकी नज़र उतारती रहती और उसकी बलाएं लेती रहती, लेकिन न जाने किसकी नज़र होरिया को खा गई थी। शादी के 6 महीने हो चुके थे। वो दिन भी काम से दिनों की तरह ही था जब ज़ारून ने होरिया से कहा, होरिया मेरे कपड़े निकाल देना, मुझे आज शाम एक ऑफिशियल डिनर पर जाना है। ज़ारून ने होरिया को मुखातिब करते कहा तो वो एकदम खफकी से बोली, ज़ारून आज तो छुट्टी है, आज तो सारा दिन घर पर रहें, फैमिली का भी कोई दिन होता है। उसकी खफकी को महसूस करके ज़ारून ने एकदम से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा और कहने लगा, होरिया मेरा बस चले तो मैं कभी तुमसे नजरें ना हटाऊं, कभी तुमसे दूर ना जाऊं, लेकिन तुम जानती हो बिजनेस की कुछ डिमांड है और वो पूरी करनी होती है। बालाज भाई काफ़ी कुछ हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी हैं और मुझे वो उठानी है। तभी होरिया ज़ारून के करीब बैठ गई और कहने लगी, ज़ारून मैं समझती हूँ, बस कभी कभार ये सब महसूस करके उदास हो जाती हूँ। मैं हर लम्हा आपके साथ जाती हूँ, आप ज़रा सा दूर जाते हैं तो मेरा दिल उदास हो जाता है। होरिया ने यह कहते ज़ारून के कंधे पर सर रख दिया और ज़ारून उसकी अदा पर निसार हो गया। कुछ देर सोचने के बाद होरिया कहने लगी, ज़ारून एक बात पूछूं, बताएंगे? ज़ारून भी मगन से अंदाज में बोला, हाँ पूछो, क्या पूछना है? होरिया कहने लगी, ज़ारून आखिर बालाज भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो आपसे बड़े हैं, उसूलन उनकी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मामा ने पहले आपकी कर दी। होरिया ने मासूमियत से सवाल किया तो ज़ारून कहने लगा, होरिया दरअसल
زارون بھائی کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے، لیکن اس لڑکی نے زارون بھائی کو پسند نہیں کیا اور بھائی کے اظہار محبت کے جواب میں اس نے انہیں دھتکار دیا۔ بھائی کافی عرصہ ڈپریشن میں رہے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں جیسے شادی سے ہی نفرت ہو گئی۔ انہوں نے شادی کرنے کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ ماما نے بہت زور لگایا اور انہیں بار بار شادی کے لیے اصرار کرتی رہی، لیکن بالاج بھائی نے شادی کا خیال دل میں لانے کو گناہ سمجھا۔ اسی لیے جب میں نے شادی کی بات کی تو ماما فوراً تیار ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی اب گھر میں رونق چاہتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی اور جلد ہی تمہیں بیاہ کر اس گھر میں لے آئیں۔ زارون نے جب تفصیل سے حوریہ کو بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ حوریہ نے زارون کے کپڑے نکال دیے اور شام کو جب وہ ڈنر پر نکلنے لگا تو نہ جانے حوریہ کو کیا ہوا، وہ ایک دم آگے بڑھ کر زارون کے سینے سے لگ گئی اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ زارون اس کی شدت کو دیکھ کر گھبرا گیا اور کندھوں سے تھام کر بولا، حوریہ کیا بات ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر تم ایسے کرو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ سارے راستے مجھے تمہارا خیال ستاتا رہے گا۔ زارون نے حوریہ سے کہا تو وہ کہنے لگی، نہ جانے کیا بات ہے، آج دل بہت گھبرا رہا ہے۔ دل چاہ رہا ہے آپ کو گھر پر ہی روک لوں اور اپنے آنچل میں چھپا لوں، لیکن آپ کا جانا بھی ضروری ہے، بس اپنا خیال رکھیے گا۔ حوریہ نے محبت پاش نظروں سے زارون کو دیکھتے کہا تو وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولا، ارے پگلی پریشان مت ہو، بس 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا اور پھر ہم دونوں مل کر آئس کریم کھانے چلیں گے، اور وہ بھی تمہاری فیورٹ جگہ سے۔ زارون کے کہنے پر حوریہ مسکرا دی، لیکن صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مسکراہٹ زبردستی کی ہے۔ زارون کچھ سوچتی نظروں سے حوریہ کو دیکھتا گھر سے نکل گیا۔ حوریہ کا خیال اس کے دماغ پر حاوی ہو رہا تھا، کیونکہ جس طرح حوریہ آج اپنی محبت نچھاور کر رہی تھی اور اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی، زارون کے دل کو عجیب سے وہم ستانے لگے تھے۔ لیکن اگر اس کا جانا ضروری نہ ہوتا تو وہ کبھی گھر سے نہ نکلتا۔ انہی سوچوں میں مبتلا جب زارون نے سڑک سے موڑ کاٹا تو ایک دم سے اس کے سامنے ایک تیز رفتار ٹرالر چلتا آیا۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی ٹرالر گاڑی سے ٹکرا گیا اور زارون کی گاڑی کئی فٹ اچھلتے ہوئے کچے راستے پر گر گئی۔ زارون کا سر سٹیئرنگ پر آ لگا اور ہارن زور سے بجنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر کافی لوگ اکٹھے ہو گئے اور کسی نے جب ایمبولینس کو کال کی تب تک زارون اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے کپڑوں سے ملنے والے والیٹ کے ذریعے جب اس کے گھر پر اطلاع دی گئی تو حوریہ کے اوپر 7 آسمان ٹوٹ پڑے اور وہ بے اختیار چلاتے ہوئے بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زارون مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے مجھے کہا تھا میرا انتظار کرنا، میں بھی کچھ دیر میں لوٹ آؤں گا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ حوریہ کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی اور وہ اس وقت گہرے صدمے میں مبتلا بے ہوش ہو گئی۔ زارون کی میت کو جب گھر پر لایا گیا تو حوریہ بے ہوش تھی۔ زارون کی ماما، اس کا بڑا بھائی گہرے صدمے میں نڈھال پڑے تھے۔ سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ حوریہ کی حالت بہت بری تھی۔ حوریہ کی والدہ مسلسل اس کے ساتھ تھیں۔ اسے جب ہوش آتا وہ چلانے لگتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ حوریہ کی بے ہوشی میں ہی زارون کو دفنا دیا گیا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگی، ماما زارون کہاں ہے؟ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹے؟ ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے دیوانوں کی طرح یہ سوال کیا تو اس کی ماں آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی، حوریہ ہوش کرو، زارون اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ لیکن حوریہ بے ساختہ چلانے لگی، نہیں ماما نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، زارون جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ دیوانوں کی طرح چلاتے پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ حوریہ کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ زارون کی وفات کا اس نے بہت گہرا اثر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی حوریہ کی عدت مکمل ہوئی تو اس کی والدہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ حالانکہ زارون کی ماما حوریہ کو اس کے گھر واپس جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنے پاس زارون کی آخری نشانی سمجھ کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی اور حوریہ واپس اپنی ماں کے گھر چلی آئی، جہاں سے وہ بہت شوق سے زارون کے سنگ شان و شوکت سے رخصت ہوئی تھی۔ حوریہ ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور عجیب سے ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی تھی۔
माँ के घर आए उसे 1 महीना हो गया था जब एक दिन ज़ारून की माँ उसे मिलने आई और हुरिया को बुरे हालों में देखकर उनका दिल कटने लगा। वो बेख्तियार उसे सीने से लगाकर सिसक उठी और कहने लगी, हुरिया, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मेरा बेटा तो तुम्हें शहजादी बनाकर रखता था, लेकिन अब तुम किन हालों में पड़ी हुई हो? ज़ारून की मामा ने हुरिया को गले लगाते हुए कहा। तब वो पथराई हुई आंखों से उन्हें देखकर बोली, मामा, ज़ारून चला गया, अब वो कैसे मुझे तैयार होता देखेगा? अगर मैं तैयार हुई तो क्या वो वापस आ जाएगा? मासूमियत के साथ हुरिया ने जब सवाल किया तो ज़ारून की मामा की आंखों में आंसू आ गए और वो बड़े ज़ब्त के साथ बोली, नहीं बेटा, अब वो हमारी पुकार से बहुत दूर चला गया है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। ज़ारून की मामा की आंखों से आंसू बहने लगे। हुरिया शशदर उन्हें देखती रही। ज़ारून की मामा वहां से चली गई, लेकिन 2 दिन बाद जब वो दोबारा हुरिया के घर आई तो अब की बार उनका इरादा कुछ और था। उन्हें वहां पर दोबारा देखकर हुरिया की वालदा ठुठक गई और तभी ज़ारून की वालदा ने उनसे कहा, मिसेस शकील, आज मैं आपके पास एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत तसल्ली से मेरी बात सुनेंगी और ठंडे दिमाग के साथ उस पर गौर करेंगी। ज़ारून की वालदा ने जब तमहीद बांधी तो हुरिया की वालदा परेशानी से बोली, ऐसी क्या बात है मिसेस जुनैद, आप कहीं, मैं सुन रही हूँ। तभी गला खंगारते हुए ज़ारून की वालदा कहने लगी, ज़ारून मेरा बहुत चहीता बेटा था और वो मेरा बहुत फर्मा बरदार था। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। ये सच है कि उसके बगैर एक एक लम्हा बहुत भारी गुजर रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हर हाल में दुनियादारी को निभाना पड़ता है और मामूलाते ज़िंदगी इसी तरह चलाने पड़ते हैं। जिस तरह ज़ारून मुझे अजीज़ था, उसी तरह बालाज भी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उसके बगैर भी रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती। आज मैं आपसे बालाज के लिए हुरिया का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बेजोड़ ज़रूर है, लेकिन गलत नहीं। ज़ारून की वालदा ने जब अपने आने का मुद्दा बयान किया तो हुरिया की अम्मा उन्हें देखती ही रह गई। उन्हें तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़ारून की वालदा इतना बड़ा हौसला करेंगी और अपने दूसरे बेटे का रिश्ता भी हुरिया के लिए लेकर आ जाएंगी। अपनी खुशी को छुपाते हुए हुरिया की वालदा कहने लगी, हुरिया पहले भी आपकी थी और अब भी आप ही की है। मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर आप हुरिया को एक बार खुद पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना शायद वो मेरी बात ना सुने। हुरिया की वालदा ने ज़ारून की मामा से कहा तो वो सर हिला गई और उसी वक्त उठकर हुरिया के कमरे में चली आई, जो अब भी पर्दों की खिड़की पर गिराए कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। हुरिया ने जब उन्हें आते देखा तो कहने लगी, मामा, आप यहाँ, सब खैरियत तो है? उसने अपनी सास से पूछा तो वो बोली, हाँ बेटा, सब ठीक है, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। ज़ारून की मामा की बात सुनकर हुरिया फौरन मुतवज्जो हुई। कहने लगी, कहिए मामा, आपको क्या कहना है? और फिर हुरिया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बात करने वाली है। ज़ारून की मामा की बात सुनकर हुरिया के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका रंग यकदम जर्द पड़ गया। वो कहने लगी, नहीं मामा, ये मुमकिन नहीं है। हुरिया के लब कपकपा रहे थे और उसके लहजे में घबराहट थी, जबकि ज़ारून की मामा उसे कहने लगी, बेटा तुम एक बार सोच लो, मैं तुम्हें पूरी मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ दोबारा अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बालाज की बीवी बनाकर इस घर से रुखसत करवा कर ले जाऊंगी। जैसे ज़ारून की ज़िंदगी में तुम वहाँ पर रहती थी, बिल्कुल वैसे ही रहना। लेकिन ये बात सुनकर हुरिया ने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहने लगी, अब ये मुमकिन नहीं है। मैं ज़ारून की यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब इस ख्याल को आप जहन से निकाल दें। मुझे अब शादी नहीं करनी, मैं इसी तरह ठीक हूँ। हुरिया के मजबूत लहजे को देखकर एक लम्हे के लिए ज़ारून की मामा खामोश हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसे कहने लगी, हुरिया, तुम अभी जज्बातियत से काम ले रही हो और जल्दबाजी में फ़ैसला कर रही हो। मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन फिर तुम्हारा फ़ैसला जानने के लिए आऊँगी। तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचना, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या गलत। ज़ारून की मामा ये कहते उठकर कमरे से चली गई, जबकि उनके जाने के बाद हुरिया दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बैठ गई।
वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ारून की मामा उसे ये बात कहेंगी। वो तो बालाज को शुरू से ही अपना भाई समझती थी और वो कभी उसके साथ ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं हुई, जबकि बालाज ने भी कभी उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। वो बहुत संजीदा रहता था और बहुत कम घर में टिकता था। अब अचानक ही हुरिया के लिए उसका रिश्ता आ जाना एक अजीब सी परेशानी खड़ी कर गया। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। उसी रात खाना खाने के बाद हुरिया की वालदा ने उसे कहा, बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। अपनी वालदा के कहने पर वो समझ गई कि मामा उससे क्या बात करना चाहती हैं, क्योंकि दोपहर से वो मामा के खामोश अंदाज को नोट कर रही थी और अब चंद गहरे सांस भरकर उसने जैसे मामा का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। चाय बनाकर वो उनके कमरे में ही लेकर चली गई। मामा ने उसे देखा तो खुशदिली से बैठने का कहा और कहने लगी, हुरिया मेरी बच्ची, तूने छोटी सी उम्र में बड़ा दुख देख लिया और न जाने किस तरह तुमने ये दुख बर्दाश्त किया। मैं जब जब तुझे देखती हूँ तेरी उजड़ी हुई जिंदगी मेरी आंखों में आंसू भर देती है। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ और पहले की तरह ही इस घर की बहू बन जाओ। हुरिया की मामा ने ये कहते उसे नजरें चुरा ली, जबकि हुरिया दुख भरी निगाहों से उन्हें देखती रही और कहने लगी, मामा ये आप क्या कह रही हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इस तरह की कोई बात करेंगी। हुरिया ने जब अपनी मामा से ये कहा तो वो आंखों में आए आंसू साफ करके बोली, बेटा मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का कुल हासिल तेरी खुशियाँ हैं। तू ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी को अंधेरों में मत धकेल, अपनी खुशियों को हाथ बढ़ाकर थाम ले। हुरिया की मामा ने जब उससे ये कहा तो वो बोली, नहीं मामा, मैं ये नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा उस घर में बालाज की दुल्हन बनकर जाऊं। मैं ज़ारून की बेवा ही रहना चाहती हूँ। आप मुझे मजबूर मत करें। हुरिया ने सख्ती से अपनी माँ से कहा और उसी रात हुरिया की मामा का जब बीपी हाई हुआ तो उन्होंने एक कमज़ोर लम्हे में आकर हुरिया से इस बात का वादा करवा लिया कि वो बालाज से निकाह कर लेगी। मामा की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन हुरिया अब परेशान थी क्योंकि वादे के मुताबिक उसे बालाज से निकाह करना था। मामा ने भी जुम्मे का दिन मुकर्रर कर दिया था। इन दिनों में हुरिया बहुत बेचैन रहने लगी थी। उसे एक एहसास जुर्म मुसलसल सता रहा था। वो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि ज़ारून क्या सोचेगा। वो यही समझेगा कि हुरिया ने उसके मरने के बाद ज़रा भी उसका ख्याल नहीं किया और फौरन से अपना घर बसा लिया। हुरिया बार बार माँ से इनकार करने का कहती, लेकिन उसकी माँ ने अब उसकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती जुमे के दिन उसका निकाह बालाज के साथ बढ़ा दिया गया। उस दिन हुरिया को ऐसा लगा जैसे उसके गले के गिर्द फांसी का फंदा कस दिया गया हो और अब वो सूली चढ़ गई हो। बालाज भी बहुत संजीदा था। उसके चेहरे पर खुशियों की कोई चमक न थी, जबकि हुरिया की वालदा और ज़ारून की वालदा दोनों बहुत खुश थी। हुरिया रुखसत होकर बालाज के कमरे में चली आई थी। हालांकि वो इस घर में पहले भी ज़ारून के साथ रुखसत होकर आई थी, लेकिन आज तक उसने बालाज का कमरा नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वो बालाज के कमरे में आई थी, और वो भी दुल्हन की हैसियत से, बालाज की बीवी की हैसियत से। वो अपने कमरे में बैठी हुई ज़ारून को याद कर रही थी और उसके बारे में सोच सोच कर रो रही थी। ज़ारून उसे शिद्दत से याद आ रहा था। उसका मेहरबान अंदाज, उसकी मोहब्बत और उसकी सादगी हुरिया को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती थी, और अब वो उसी के बारे में सोच सोच कर रोए चली जा रही थी। लेकिन जब बालाज कमरे में आया और इसे इस तरह रोते देखा तो बालाज के दिल में एकदम गुस्सा सर उठाने लगा। वो जो पहले ही औरत की बेवफाई का डसा हुआ था, अब हुरिया के इस तरह रोने ने उसे और गुस्सा दिला दिया, और इसी गुस्से में वो उसे तकलीफ पहुंचा गया जिसका उसने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह शर्मिंदा से अंदाज में वो हुरिया के उठने से पहले ही कमरे से निकलकर बाहर आ गया। वो हुरिया का सामना करने की खुद में हिम्मत नहीं पा रहा था। बालाज को बाहर लॉन में टहलता देखकर उसकी मामा भी वहीं चली आईं और कहने लगी, गुड मॉर्निंग बालाज, क्या बात है, आज तुम जल्दी उठ गए? मिसेस जुनैद ने मोहब्बत से बालाज के चेहरे की तरफ देखते पूछा तो वो एक गहरा सांस भरकर बोला,
जी मामा, बस आंख खुल गई तो बाहर आ गया। बालाज के चेहरे पर उस वक्त अजीब सी कश्मकश दिखाई दे रही थी। मिसेस जुनैद ने बड़ी गहरी नजरों से उसे देखा और कहने लगी, बालाज क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। बालाज ने बेसाख्ता उनसे नजरें चुराई और कहने लगा, नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं, बस थकन है और नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन मिसेस जुनैद अपने बेटे के दिल के हाल को अच्छी तरह जानती थी। तभी उसके कंधे पर हाथ रखकर मोहब्बत से बोली, बालाज, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें हर लम्हा होरिया को देखकर ज़ारून का ख्याल आएगा, तुम्हारा सगा भाई जो भरी जवानी में इस दुनिया से गुजर गया। तुम्हें याद आएगा तो हो सकता है तुम होरिया के साथ वैसा रवैया ना रख पाओ जैसा आम कपल्स का होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम दोनों के बीच मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि होरिया एक बहुत अच्छी लड़की है। ज़ारून का इंतखाब बहुत अच्छा था। वो तो जिंदगी ने उससे वफा ना की, वरना वो दोनों बहुत खुश रहते। मुझे पूरा यकीन है कि तुम होरिया के साथ बहुत खुश रहोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बात की लाज रखोगे। मिसेस जुनैद ने बालाज को समझाते हुए जब आखिर में उससे कहा तो वो सर हिला कर रह गया और कहने लगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। जब से ज़ारून गया था तब से बालाज भी माँ के बहुत करीब हो गया था और माँ की ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठता था। इसी वजह से तो उसने होरिया के साथ निकाह करने की हामी भर ली थी, वरना शायद वो कभी ये शादी ना करता। इतनी देर में होरिया भी उठकर बाहर आ गई थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और अंदाज एक झिझक लिए हुए था। उसने झिझकते हुए मिसेस जुनैद को सलाम किया और कहने लगी, मामा, आपके लिए चाय बना दूं? आप इस वक्त चाय पीती हैं? उसकी बात सुनकर मिसेस जुनैद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी, होरिया, तुम्हें अभी तक मेरी आदतों के बारे में याद है? जाओ चाय बनाकर यहीं पर ले आओ, हम मिलकर आज यहीं पर चाय पियेंगे। मैं अपने बेटे और बहू को एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों हमेशा खुश रहें और मेरी बहू जल्द मुझे पोते की खुशखबरी सुनाए। मिसेस जुनैद ने यह कहते बेसाख्ता होरिया को शर्मिंदा कर दिया, जबकि बालाज भी सर झुका गया। होरिया तो चाय बनाने अंदर चली गई और चाय बनाकर जब वो बाहर आई तब तक मिसेस जुनैद वहां से जा चुकी थी। सिर्फ बालाज ही वहां मौजूद था। वो बेसाख्ता झिझक कर बोली, मामा? उसने पूछा तो बालाज आहिस्ता से बोला, वो अंदर गई हैं, कोई ज़रूरी कॉल आई थी, अभी कुछ देर में आ जाएंगी। बालाज के आहिस्ता से कहने पर होरिया ने सर हिला दिया और चाय की ट्रे मेज पर रख दी। उनके दरमियान एक खामोशी फैली हुई थी और यह खामोशी बहुत मायनी खेज लग रही थी। तभी होरिया को कुछ ख्याल आया तो पूछने लगी, आपके लिए चाय बना दूं? होरिया के पूछने पर बालाज ने आहिस्ता से सर हाँ में हिला दिया तो होरिया उसके लिए चाय बनाने लगी। चीनी कितनी लेंगे आप? होरिया ने सादा से लहजे में पूछा तो बालाज बोला, 1 चम्मच। चाय में चीनी डालकर उसने मिक्स करके बालाज को पकड़ानी चाहिए। कप थमाते हुए होरिया का हाथ बालाज के हाथ से लगा तो वो एक लम्हे के लिए कांप गई। वो घबरा गई और कप से चाय छलक गई। बालाज जो उसकी कैफियत को अच्छी तरह समझता था इसीलिए संजीदगी से बोला, होरिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके अंदाज ने होरिया को चौंका दिया। वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसकी आंखों में एक उलझन थी और सवालिया नज़रों से वो बालाज की तरफ देखने लगी। बालाज कहने लगा, होरिया, दरअसल मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल रात मेरा जो सलूक था वो किसी तौर पर भी एक अच्छा और इंसानी सलूक नहीं था। मैं ऐसा इंसान हरगिज़ नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करूँ। मेरा दिल तो बहुत नरम है और वैसे भी तुम मुझे ज़ारून के हवाले से बहुत अजीज़ हो, लेकिन रात को जब मैं कमरे में आया तो तुम्हें रोते हुए देखा। तुम्हारे आंसू मुझे एक ढकोसला लगे। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे दिल को अजीब सी तरह से चोट पहुंचाई और मैं गुस्से में आकर वो सब कुछ कर बैठा जो आम हालात में करने का मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की और तुम्हारी तकलीफ का सबब बना। बालाज ने शर्मिंदा से अंदाज में होरिया से कहा तो वो हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बालाज उससे यूं माफ़ी मांगेगा।
तभी वो आहिस्ता से बोली, मैं जानती हूँ कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, इसीलिए तो कल रात आपका रवैया मुझे बहुत तकलीफ दे गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ यूं करेंगे, लेकिन अभी तक मैं आपके गुस्से की वजह नहीं समझ पाई कि आपको मेरे आंसू देखकर गुस्सा क्यों आया। हुरिया ने मासूमियत से पूछा तो बालाज एक गहरा सांस लेकर बोला, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसने भी इसी तरह आंसुओं के साथ मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसके आंसू देखकर मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, और फिर जब उसका दम भरने लगा तो वो मुझे छोड़कर चली गई, और उस दिन से मुझे मोहब्बत से नफरत हो गई। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। वो तो मामा तुम्हें ज़ारून के हवाले से बहुत अजीज़ रखती हैं, और मुझे भी तुम अजीज़ हो। इसी वजह से इस घर की रौनक को बहाल करने के लिए मामा ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। लेकिन शादी से पहले मैंने तय कर लिया था कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुशियाँ दूँ और ये शादी अच्छे से निभा सकूँ, इस रिश्ते को परवान चढ़ा सकूँ। बालाज की बात सुनकर हुरिया के दिल से एक भारी बोझ उतर गया। उसने एक गहरा सांस लिया और कहने लगी, बालाज, शुक्र है आपने मुझे वजाहत दे दी, वरना मैं यही समझ रही थी कि आप ज़ारून की वजह से मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। अब इस वजह से मेरे साथ इतना बुरा रवैया अख्तियार किए हुए थे कि मैं ज़ारून की बेवा हूँ, लेकिन अब आपकी वजाहत ने मेरी गलत फहमी दूर कर दी। हुरिया के कहने पर बालाज बोला, अरे मैं इतना घटिया नहीं हूँ कि ज़ारून जिससे मोहब्बत करता था मैं उस पर गुस्सा करूँ। शुक्र है मैंने तुमसे बात कर ली, वरना तुम सारी ज़िंदगी यही सब कुछ सोच सोच कर परेशान होती रहती और मेरी गलती कभी माफ़ ना करती, और ये बात हमारे दरमियान इख्तलाफात का बायस बनती और हम दोनों गलत फहमी का शिकार होकर अलग अलग रहते। बालाज के कहने पर हुरिया बोली, बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि गलत फहमियों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें फ़ौरन दूर कर लेना चाहिए, वरना अगर वो बढ़ जाएं तो रिश्ते खा जाती हैं और अपनायत को निगल लेती हैं। हुरिया के इतने खूबसूरत अंदाज को बालाज ने चौंक कर देखा और बोला, तुमने बहुत अच्छी बात कही। बालाज के ये कहने पर हुरिया ने एकदम अपना सर झुका लिया, और इसी दौरान उसे मिसेस जुनैद अंदर से आती दिखाई दी। वो तेज तेज कदम उठाकर उन दोनों की तरफ ही आ रही थी। मेज़ के करीब पहुंचकर कहने लगी, सॉरी हुरिया बेटा, मुझे एक ज़रूरी कॉल आ गई थी, मुझे सुनना पड़ी। तुम लोगों ने अभी तक चाय नहीं पी? मेज़ पर चाय को इसी तरह पड़ा देखकर मिसेस जुनैद ने पूछा तो हुरिया बोली, जी मामा, हम आपका वेट कर रहे थे, आइए मिलकर चाय पीते हैं। हुरिया के चेहरे पर इत्मीनान था, और वो जो कुछ देर पहले उसकी आंखों में उलझन थी और गुस्सा भरा हुआ था अब ख़त्म हो चुका था। मिसेस जुनैद ने बेहद गहरा सांस भरा और शुक्र अदा किया कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है और उसने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है। बालाज के चेहरे पर भी इत्मीनान था और मोहब्बतों का अक्स उन दोनों की आंखों में नजर आ रहा था। मिसेस जुनैद ने बेसाख्ता उन दोनों को हमेशा खुश रहने की दुआ दी और हुरिया के हाथ से चाय का कप थाम कर एक चुस्की भरी और बेसाख्ता तारीफ करते हुए कहने लगी, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है हुरिया। हुरिया शुक्रिया कहकर मुस्कुरा दी, जबकि बालाज ने हुरिया को मुखातिब करते हुए ज़ारून के बारे में बताना शुरू किया। मिसेस जुनैद भी उन दोनों की बातों की तरफ मुतवज्जो हो गई। बालाज हुरिया को ज़ारून की किसी शरारत के बारे में बता रहा था और वो दिलचस्पी से हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए सुन रही थी। मिसेस जुनैद भी बालाज की तरफ मुतवज्जो हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इन दोनों के दम से ही उनके घर के आंगन में रौनक है और खुशियां हैं, और आने वाला वक्त उन दोनों के कहकहों से गूंजने वाला है। उसी लम्हे ज़ारून की किसी शरारत का किस्सा सुनकर हुरिया बेसाख्ता हंस दी, और उसकी हंसी को देखकर बालाज और मिसेस जुनैद ने उसकी खुशियों को दायमी रहने की दुआ दी और ख़ुद भी ज़ारून का एक किस्सा शुरू कर बैठी, क्योंकि उन तीनों के होते हुए फिर भी ज़ारून की कमी महसूस होती थी और वो सोच चुकी थी कि ज़ारून को अपनी बातों और किस्सों में जिंदा रखेंगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔